Hello students, this is the third video of chapter third, and we were just talking about the forces that changing the earth. The forces, and we categorize it in two broad categories. The very first one is the forces which originate from within the earth are called इंडोजेनिक, यानी धरती के भीतर से उठने वाली फोर्सेस जो कि उसमें चेंज लाती है उसे हम इंडोजेनिक कहते हैं. एंड द फोर्सेस विच ओरिजिनेट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एक्सोजेनिक. और जो धरती के ऊपर फोर्सेस होती हैं, ऊपर की ताकतें होती हैं जिससे धरती में बदलाव दिखाई देता है, उसे हम एक्सोजेनिक फोर्सेस कहते हैं. अगर हम एग्जाम्पल देखें कि इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्स के क्या एग्जाम्पल हैं, तो धरती के भीतर से क्या क्या होता है. अर्थक्वेक आता है, वोल्कानिक इरप्शन होता है, ज्वालामुखी उद्गार आते हैं, धरती सरकती है, लैंडस्लाइड होता है, भीतर से हलचल हुई और ये पहाड़ सड़क के नीचे गिर गया, यूं इस तरीके से भरभरा करके. इसी तरीके से माउंटेन बिल्डिंग, जमीन के अंदर प्रेशर पड़ा, यूं प्रेशर पड़ा जमीन के अंदर, और प्रेशर ये जमीन है, अंदर से प्रेशर पड़ा और इस प्रेशर ने इतना प्रेशर डाला कि यहाँ पे एक छोटा सा पहाड़ उगाया. तो पहाड़ों का उगाना भी इसी का एक हिस्सा है. अब एक्सोजेनिक फोर्सेस की अगर हम बात करें तो उसमें जैसे बहती हुई नदी क्या बदलाव लाती है, चलती हुई हवा क्या बदलाव लाती है, बहते हुए ग्लेशियर क्या बदलाव लाते हैं, या समुद्र की लहरें क्या बदलाव लाते हैं. ये होती हैं बातें, ये होती हैं फोर्सेस. अब वोल्कानोज की बात अगर कर लें तो वोल्कानो होता क्या है. सबसे पहली बात, इट इज अ सर्कुलर opening through which hot molten materials erupt suddenly. This opening is called vent. जैसे कि एक्चुअली क्या होता है कि धरती है हमारी और इसके भीतर से पाइप नुमा आकृति बना करके कोई भी पिघली हुई आइटम, पिघला हुआ चीज जो कि काफी पिघली हुई अवस्था में है, अंदर काफी हॉट है और सब कुछ मेल्ट हो चुका है, पिघला हुआ है, प्रॉपर हॉट है. तो यहाँ से ये चीजें बह करके एक पतला सा वेंट मीन्स रास्ता, एक पतली सी नाली पाइप जैसी आकृति से तैयार होकर के ये चीजें इसमें से कमजोर रास्ता जहाँ पाती है वहीं पाइप बना लेती हैं और ये अंदर बाहर तेजी से निकलता है. अब निकल तो गया लेकिन कुछ ऊंचाई पर जाके फिर से गिरेगा. तो गिरने के बाद एक इस तरीके की आकृति बनती है जिसे हम ज्वालामुखी या वोल्कानिक माउंटेन के नाम से हम जानते हैं. तो इसके अंदर से इस तरीके की चीजें निकलती हैं और ये जो निकलने वाली जो निकलने की जो रास्ता है, ओपनिंग है, इसे हम वेंट कहते हैं. वेंट. और ऊपर जो होता है, जो गड्ढा होता है जहाँ से सारी चीजें निकलती हैं, उसे हम क्रेटर के नाम से जानते हैं. तो टाइप्स ऑफ वोल्कानो की बात करें, कितने तरीके के वोल्कानोस होते हैं. तो वोल्कानो टाइप्स ऑफ वोल्कानोस की अगर हम बात करें तो एक्टिव वोल्कानोस सबसे पहले आएगा. तो एक्टिव वोल्कानो इरप्ट फ्रीक्वेंटली एंड थ्रो आउट लावा गैसेस एसेस एंड रॉक्स, यानी अपने से बाहर गैस फेंकते हैं, पिघला हुआ लावा फेंकते हैं, राख फेंकते हैं और पिघली हुई चट्टानें भी फेंकते हैं. अगर हम डोरमेंट की बात करें तो बिकम क्वाइट आफ्टर इरप्टिंग, यानी कि यह 1 महीना 2 महीना साल भर में 1-2 बार अपने अंदर से ये फिर से सारी चीजें उगल देती हैं और फिर साल भर के लिए शांत हो जाती हैं. तो डोरमेंट कहलाती हैं, या इनको हम सोई हुई स्लीपिंग वोल्कानो कहते हैं. एकाएक यह जग पड़ती हैं, यह काफी खतरनाक होती हैं. और एक्सटिंक्ट वोल्कानो की अगर हम बात करें तो हैड नॉट इरेक्ट फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर, सालों साल, कई साल, हजारों साल
कई सौ सालों तक यह जहाँ से कोई मूवमेंट नहीं दिखाई दिया है, तो वोल्कानो, लेकिन कई सौ सालों से कोई भी वहाँ पे हलचल दिखाई नहीं देती, कोई भी इरप्शन नहीं दिखाई देता, तो उसे हम कहेंगे कि यह एक तरीके से सोया हुआ नहीं, बल्कि एकदम से सोया हुआ, हमेशा के लिए सोया हुआ, सुषुप्त है, सोई हुई अवस्था से भी मतलब एकदम हमेशा के लिए बंद हो चुका है। तो अब अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्कानो की बात करें कि भाई वोल्कानोज दुनिया भर में है, तो वोल्कानोज आखिर किस तरीके से इसका हम बंटवारा देखते हैं पूरी दुनिया में। तो अगर ये है वर्ल्ड, तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स एक्टिव वोल्कानोज फॉर्म अ सर्कुलर बेल्ट अराउंड द पैसिफिक ओशन नोन एज पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। जैसा कि आप जानते हो कि पैसिफिक ओशन यहाँ है और घूम करके उस पार से पैसिफिक ओशन इस पार भी आया हुआ है ना, उस पार से घूम करके। तो पैसिफिक ओशन में ये जो पैसिफिक ओशन का एरिया है, इसमें ऑस्ट्रेलिया से ऊपर का ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे गोल आकृति में ढेर सारे ज्वालामुखी के पॉइंट्स हैं, जो कि रात में देखने पर लगता है कि ये रिंग ऑफ फायर है, यानी कि ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा है भीतर से। और इसको जब आप देखते हो तो लगेगा कि यह गोलाकार में है, रिंग की तरह है। तो यह पैसिफिक ओशन में रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। सेकेंड बेल्ट जो इसका है वोल्कानो का, यह जो है मेडिटेरियन सी के पास में या मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट के नाम से जाना जाता है। यह है मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, जिसको भूमि के मध्य में स्थित सागर। यहाँ पे भी जगह जगह इस तरीके से हमको ये वोल्कानिक माउंटेन्स देखने को मिल जाते हैं। तो ये चूंकि बीच दुनिया में है, मेडिटेरियन सी के आसपास है, इसलिए हम मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीके से वोल्कानो हमारा टॉपिक समाप्त होता है। अब हम नया टॉपिक अर्थक्वेक लेंगे, उसके लिए नेक्स्ट पेज लेना पड़ेगा हमें। तो अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक है क्या? सबसे पहले बात तो ये आती है कि अर्थक्वेक है क्या। तो मेनी फैक्टर्स सच एज वोल्कानिक इरप्शन, movement of the lithospheric plate or even bomb explosion can cause the surface of earth to shake। यानी बहुत से ऐसे कारण हैं जिसके चलते धरती का ऊपरी सतह कांप सकती है, चाहे वह ज्वालामुखी विस्फोट हो जाए, चाहे वह लिथोस्फेरिक प्लेट जो धरती के ऊपरी आवरण है प्लेट की, वो यहाँ से वहाँ मूव कर जाए, या फिर कहीं बहुत पावरफुल बम एक्सप्लोज कर जाए, तब जो है धरती कांप सकती है। द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक इज कॉल्ड फोकस। धरती के भीतर जहाँ से अर्थक्वेक का ओरिजिन का होता है, उस जगह को हम फोकस के नाम से जानते हैं। एंड द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस विच इज वर्टिकली अबव द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर। जैसे कि ये धरती है, तो धरती के भीतर यहाँ पे से ये भूकंप उठा, इस तरीके से उठा, और यहाँ पे ये धरती के ऊपर ये प्रवेश कर गया, तो ये वाली जगह ये कहलाएगी फोकस। ये क्या कहलाएगी? फोकस। लेकिन धरती के ऊपर की, ठीक ऊपर की जो जगह रहेगी, वो एपी सेंटर कहलाएगा, एपी सेंटर कहलाएगा। ठीक, आगे टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। अगर हम अर्थक्वेक की वेव्स की बात करें कि किस तरीके से अर्थक्वेक जो है आता है, या उसकी इंटेंसिटी कैसी हो सकती है, तो उसके हम वेव्स की इंटेंसिटी की बात कर लेते हैं अभी। तो प्राइमरी वेव सबसे पहले आती है इसमें। प्राइमरी वेव को हम पुश वेव भी कहते हैं। यह सबसे पहले आती हैं प्राइमरी वेव्स, और इनकी जो स्पीड होती है वह काफ़ी अच्छी होती है। यह 6 किलोमीटर चली जाती हैं लगभग 1 सेकंड में।
यानी इतनी तगड़ी मूवमेंट होती है कि वह 1 सेकंड में 6 किलोमीटर तक ये तरंगे, ये जो वेव्स हैं, ये उतनी जर्नी कर लेती हैं। सेकेंडरी वेव्स को हम सेक वेव भी कहते हैं, क्योंकि यह प्राइमरी के जस्ट बाद आती हैं। और फिर इसके बाद सरफेस वेव आती है। सरफेस वेव को हम सरफेस वेव को हम आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो सरफेस वेव जो होता है वह आर द लास्ट टू अराइव एंड ट्रेवल over the surface and of the earth, causes most of the damage due to powerfulness। जो सरफेस वेव होती है वह धरती के ऊपर देखिए, जैसे कि भीतर है तो वो भीतर है तो भीतर है। जैसे जैसे वह प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी, जो प्राइमरी सेकेंडरी और उसके ऊपर जो मूवमेंट होता है, तो सरफेस से जैसे ही टकराएगी तो सरफेस पे बहुत भयंकर तबाही ला सकती है। जैसे जमीन का फट जाना, मकान का गिर जाना, जैसी बड़ी तबाहियां आ जाती हैं। तो the intensity of earthquake waves is measured on the रिक्टर स्केल। यानी कि अगर हम मेजरिंग की बात करें कि हम किस तरीके से अर्थक्वेक को मेजर करते हैं, तो जो मेजर करने के लिए जो स्केल होता है उसे हम रिक्टर स्केल के नाम से जानते हैं। और इंस्ट्रूमेंट जिस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं, यूज करते हैं हम, जिससे कि उस अर्थक्वेक को हम मेजर कर सकें, तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम सिस्मोग्राफ है। और जिस विधा में हम अर्थक्वेक को डील करते हैं, उसे हम सिस्मोलॉजी कहते हैं। उस विज्ञान को हम सिस्मोलॉजी के नाम से जानते हैं। रिक्टर स्केल का जो पैमाना होता है वह 0 से लेकर के 9 तक होता है। 0 से लेकर के 9 तक होता है। और 0 से 1 के बीच का मतलब ये हो गया कि यहाँ से यहाँ की परिस्थिति 10 गुना खराब है। 1 से 2 का मतलब हो गया कि यहाँ से यहाँ की परिस्थिति 10 गुना खराब है। 2 से 3 का मतलब हो गया कि यहाँ से यहाँ की परिस्थिति 10 गुना खराब है। यानी कि एक एक खाना जो है 10 गुना ज़्यादा तबाही को दर्शाता है। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं अभी।